ओके। यस ओके, अब लिपिड की टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि लिपिड इज कंपोज्ड ऑफ एन अल्कोहल एंड अ फैटी एसिड। तो जो भी चीज के पास एक अल्कोहल है और एक फैटी एसिड मौजूद है उसको हम एक लिपिड कहेंगे। अब लिपिड्स की जो है हमारे पास इस तरह है कि इसकी क्लासिफिकेशन दो तरह की है। एक होते हैं सिंपल लिपिड्स और एक होते हैं कंपाउंड लिपिड्स। अब हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को मेजर को दिमाग में हमेशा याद रखना है कि एक अल्कोहल और फैटी एसिड अगर ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो हम उसको लिपिड कह देंगे। सिंपल लिपिड्स के अंदर फिर सिर्फ यही होता है कि एक अल्कोहल होता है हमेशा और और हमेशा एक फैटी एसिड होता है। लेकिन जो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं उनके साथ हमेशा कोई और एक्स्ट्रा चीज भी कॉन्जुगेटेड होती है। और वो एक्स्ट्रा चीज जो है इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर जो है हमें लेके जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंपल लिपिड्स, एक होते हैं फैट्स और एक होते हैं वैक्सेस। अब मोस्ट पीपल मेक द मिस्टेक ऑफ like considering waxes as being a complex or a compound lipid, while waxes aren't what you call a compound or a complex lipids. They are high molecular, मतलब बहुत हाई मोलिकुलर वेट इनके अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स, मतलब वो काफी ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। दैट इज व्हाई वैक्सेस जो हैं बहुत अच्छे मिक्सचर्स भी होते हैं और बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक भी होते हैं। लेकिन दैट डजंट मीन कि जो उनके अंदर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। उनके अंदर जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं वो अभी भी सिंपल रहते हैं, एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन व्हिच नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। फैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और फैट्स एवरीवन नोज के फैट्स क्या होते हैं। एक चीज जो फैट्स के अंदर होना जरूरी है वो है ग्लाइसरॉल। व्हाट इज ग्लाइसरॉल? ग्लाइसरॉल इज अ ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? एक अल्कोहल क्या होता है? सबसे पहले अल्कोहल बस ये होता है कि एक हाइड्रोकार्बन है, उसके साथ अगर एक हाइड्रेशन का मॉलिक्यूल हो, मतलब एक हाइड्रोक्साइड OH का मॉलिक्यूल अटैच हो, तो हम उसको अल्कोहल कह देते हैं। नॉर्मल अल्कोहल जो हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़े हैं कि कार्बन कार्बन की एक चेन होती है, इसके इर्द गिर्द यहाँ पर हाइड्रोजन है, और अगर एक फंक्शनल ग्रुप OH आ जाए तो वो अल्कोहल बन जाता है। लेकिन ग्लाइसरॉल एक ऐसा अल्कोहल है जिसके अंदर तीन फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो अटैच्ड है। अब होता यह है कि अगर फैट होगा ना तो जरूरी है कि इसके अंदर ग्लाइसरॉल हो। जब तक अगर उसके अंदर ग्लाइसरॉल होगा तो उसको फैट कहेंगे। उसके बाद ग्लाइसरॉल के साथ फैटी एसिड्स होते हैं और ये ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल बन जाता है। ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल की डेफिनेशन के अंदर मौजूद है कि 3 कार्बन होने चाहिए। ट्राई एसाइल, अगर हम एक नॉर्मल उसके अंदर से एक नॉर्मल चेन के अंदर से एक मॉलिक्यूल निकाल दें तो जो बकाया चेन बच जाती है, द रिमेनिंग चेन इज नोन एज असाइल। तो ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल, ये अभी तक डेफिनेशन इसकी यहाँ पर फिट बैठती है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम TAGs। और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है कि दे आर ये जो है वो सारी बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं वो इसी तरह स्टोर होते हैं ट्राइएसाइलग्लिसरॉल की फॉर्म में। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टोरेज इन द बॉडी। सेकेंडली, वैक्सेस। हाउ आर वैक्सेस डिफरेंट फ्रॉम फैटी एसिड्स फैट्स? नो नोटिस के जो वैक्सेस होते हैं इसके अंदर ग्लाइसरॉल नहीं होगा पहली बात। तो ग्लाइसरॉल इजंट प्रेजेंट। तो ग्लाइसरॉल के अलावा क्या होगा? इसके अंदर नॉर्मल अल्कोहल्स होंगे। अभी तक ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स जिसकी तरफ मैं बार बार रेफर करता रहूंगा स्टेज इंटैक्ट। अल्कोहल और फैटी एसिड्स अभी तक प्रेजेंट है, लेकिन वैक्सेस के अंदर ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल नहीं प्रेजेंट। ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल दैट इज ग्लाइसरॉल इजंट प्रेजेंट, बट अ नॉर्मल अल्कोहल विल बी प्रेजेंट। और नॉर्मल अल्कोहल क्या होगा? जो मोनोहाइड्रिक होगा, जो कि मतलब से बिल्कुल एक जिसके एंड के ऊपर OH का मॉलिक्यूल लगा होगा, लेकिन जो इसकी जो ये वाली चेन होती है कार्बन चेन, दैट इज लाइक वेरी वेरी लॉन्ग एंड इट कैन कंटिन्यू टू बिकम लॉन्गर। इसीलिए जो है ये हाई मोलिकुलर वेट होते हैं लेकिन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं। हैविंग कंसिडर्ड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स विद ऑक्सीडेशन क्या आती हैं। प्रॉब्लम्स विद ऑक्सीडेशन की आती हैं फैटी एसिड्स की। और why is like fats not considered the ideal source through which um, through which energy should be obtained? अब ये सर मुजम्मिल का लाइक बहुत ज्यादा फेवरेट सवाल है और वो वाइवा के अंदर बहुत दफा पूछते भी हैं। अब होता ये है कि of course 1 mole of lipids gives 9.1 kilocalories. That is like a very high amount, but why don't we use it? The simple reason is that fatty acid oxidation leads towards the formation of cholesterol and ketone bodies. Cholesterol and ketone bodies aren't something that the body desires, because ketone bodies leads towards pH disturbance of the entire body, and cholesterol leads towards atherosclerosis, that is the accumulation of fat inside the blood vessels which supply the heart muscles, and moreover it leads towards gallbladder stones. Having said that, let's move forward and understand the transportation of lipids and hormones. Um,
What is the difference between lipid nature hormones and protein nature hormones? That is simple. We have all read that कि जो lipid nature hormones होते हैं, because they are lipid soluble, and हमारी cell membrane भी जब lipids की बनी होती है, they can easily cross all cell membranes, and most importantly they can also cross the nuclear cell membrane and go directly inside the nucleus and directly change the nuclear material to form the hormones or the proteins that the body needs. But the protein nature जो है वो hormones work differently. ये receptors के ऊपर connect होते हैं, and receptors activate enzymes, enzymes activate signal molecules activate secondary messengers, और secondary messengers जो हैं वो lipid होते हैं in nature, and that leads towards the whole cycle. और उससे फिर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर चेंज आती है, और फिर हमारे पास कोई मैग्नीट्यूड कोई चेंज प्रोलिफरेट होता है सेल के अंदर. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू हार्मोन्स. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट. अब व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज के जो लिपिड्स हैं दे कांट बी ट्रांसपोर्टेड जस्ट लाइक carbohydrates or other molecules can inside plasma, due to the simple reason that they are insoluble in water. That is to say that they are hydrophobic. Because they are hydrophobic, they need an external vesicle which can allow them to be easily transported. अब lipoproteins जो हैं वो जिस तरह ट्रांसपोर्ट होती हैं बॉडी के अंदर, दैट इज थ्रू काइलोमाइक्रॉन्स, एंड काइलोमाइक्रॉन्स आर अ टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन्स. तो लिपिड्स हमेशा लिपोप्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे. तो अगर एक अंदर लिपिड है, उसके इर्द गिर्द एक लिपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन का वेसिकल होगी, और उस वेसिकल की बदौलत जो है ये लिपिड अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एंड दैट इज द ओनली वे इट विल बी ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द बॉडी. ये लिपोप्रोटीन्स तीन तरह की होती हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा का सवाल है जो मैम गजाला भी पूछती हैं, एंड सर मुजम्मिल आल्सो लव्स दिस क्वेश्चन. There are three types of lipoproteins which are transporting lipid throughout the body, and it is happening perpetually um everywhere inside your body. There are three types of this protein. First are proteins which are LDLs, low density lipoproteins, VLDL, very low density lipoproteins, and HDL, high density lipoproteins. अब इनका फंक्शन क्या? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स क्या करती हैं कि कोलेस्टेरॉल या अदर लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं इनसाइड द सेल. वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स क्या करती हैं कि लिवर से कोलेस्टेरॉल को लेती हैं एंड दे ट्रांसपोर्ट इट इनसाइड द सेल. इसका मतलब है कि दे आर both low density lipoproteins are transporting cholesterol to the cells, increasing cholesterol's availability inside the body and not inside liver. You have to consider liver as a distinct body and consider it as a storehouse and something which is dissected from the body itself, so that you can understand what is the role of cholesterol. तो अगर लिवर को हम एक अलग चीज समझेंगे, एक स्टोर हाउस समझेंगे, तो हम समझेंगे कि इसी तरह फिर हम लोग इसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को भी समझ सकते हैं. अगर हम लिवर को एक स्टोर हाउस समझें, तो जो स्कैवेंजर प्रोटीन है, इसका मतलब है जो एक्सेस कोलेस्टेरॉल सेल्स में से बच गया है, HDL जो है, मतलब हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि ये हाई कोलेस्टेरॉल रहने नहीं देता है ब्लड के अंदर, ये फौरन ट्रांसपोर्ट कर देता है लिवर के अंदर. अगर हाई कोलेस्टेरॉल प्लाज्मा के अंदर रहेगा, इट विल लीड टुवर्ड्स अ हायर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क, और दूसरे डिजीजेस जैसे कि किडनी के अंदर गॉल स्टोन्स बन सकते हैं उनकी किडनी के अंदर नहीं, सॉरी, सिर्फ गॉल ब्लैडर के अंदर गॉल स्टोन्स बन सकते हैं, उनका रिस्क जो है वो इंक्रीज कर देगा. तो इस रिस्क से बचने के लिए जो है वो हाई HDLs होते हैं, और ये इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है. I hope everyone has understood up till now. इसके बाद we'll move towards a more complex form of what do you call classification. If anyone has any questions, they can ask me right now. Okay, seeing that there are none, I will move forward. Okay, coming back to the original definition, I think एक अच्छा लेक्चर वो होता है जो हमेशा रेफरेंस बैक करता है टू द इनिशियल डेफिनेशन, जो कि एक प्रेमिस बना दिया होता है. सो आई विल रेफर बैक टू द इनिशियल डेफिनेशन कि लिपिड्स क्या होते हैं, एंड डज आर क्या हमारा लेक्चर अभी तक उस डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता है. तो हम लोगों ने अभी तक यही डेफिनेशन पढ़ी है लिपिड्स की कि वो अल्कोहल और फैटी एसिड्स की एक्यूमुलेशन होती है, और अगर उसके अंदर कुछ और डाल दें तो कंपाउंड लिपिड्स बन जाते हैं. अब अल्कोहल्स जो हैं वो भी दो तरह के होते हैं. अभी हम लोगों ने ग्लाइसरॉल के फैटी एसिड्स पढ़ लिए, लेकिन देयर इज अनदर टाइप ऑफ अल्कोहल नोन एज स्फिंगोसीन, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फैटी एसिड्स भी एक तरह के नहीं होते. एक लिपिड के मॉलिक्यूल के अंदर फैटी एसिड्स की भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं. तो हम लोग फैटी एसिड्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स. एक होते हैं एसेंशियल, जो कि
कंज्यूम होते हैं डाइट के थ्रू, जो आप बॉडी के अंदर नहीं प्रोड्यूस कर सकते। दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल, जो कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए आपको एक्सटर्नली नहीं कंज्यूम करने पड़ते। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट वाइवा सवाल है कि यू नीड टू लाइक मेमोराइज टू एग्जांपल्स ऑफ बोथ ऑफ दीज, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। अब देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट टेबल, बट आई हैवंट लाइक फाउंड अ वे टू मेक अ गुड न्यूमोनिक आउट ऑफ इट। और वो टेबल ये है कि saturated fatty acids का और unsaturated fatty acids का। I am assuming you all know what unsaturated and saturated fatty acids are, लेकिन यहाँ पर ये important है, like acetic acid, butyric acid, caproic acid, and we need to like memorize the formula for it too. I haven't like found a good mnemonic which can connect the number of carbon atoms with the name. So I think this is going to be mostly rote learning, या रट्टा ही लगाना पड़ेगा इसका। But unsaturated fatty acids के लिए, because the names are so diverse, I just found one mnemonic on the internet which says, please order lovely avocados, which can be linked towards palmitoleic acid, oleic acid, linoleic acid, alpha linoleic acid, gamma linoleic acid will come in the same L of that mnemonic, and arachidonic acid. This fatty acid is important, or we have to like memorize like these two columns of this entire table, not the formula, but this is something which is important. If somebody finds a good mnemonic for it, do tell me too, because I haven't been able to find it, क्योंकि ये सिर्फ रट्टा लगाना पड़ेगा एग्जाम से पहले। Moving forward, what are steroids and sterols? अब this is something which is troubling. Notice this कि um, हम लोगों की ओरिजिनल डेफिनेशन ये थी कि अल्कोहल्स, जो एक फैटी एसिड, एक लिपिड क्या होता है। हमने कहा था कि लिपिड होता है एक अल्कोहल और फैटी एसिड, लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्टीरॉइड्स और स्टीरोल्स, और अब हमें यहाँ पर ये समझ आती है कि ये इसके अंदर हमारे पास एसेंशियली कोई फैटी एसिड मौजूद नहीं है, तो फिर भी लेकिन इसको लिपिड कहा जाता है। तो कोलेस्टेरॉल वगैरह जो है वो एक एक्सेप्शन है। स्टीरॉइड्स और स्टीरोल्स आर अ पार्ट ऑफ लिपिड्स, बट दे डोंट कंटेन अ फैटी एसिड। So this is like the only deviation from that normal, what do you call, the only deviation from the normal definition of lipids. लेकिन if you want to make sure कि ये किसी तरह definition के अंदर घुस ही जाए steroids या स्टीरोल, तो we can make sure कि sterols जो हैं वो इस definition के अंदर आ सकते हैं lipids की, because they have a hydroxyl group, and whatever has a hydroxyl group can be classified as an alcohol, but इसकी फिर भी side chain remains like a normal hydrocarbon side chain, and I don't know how you like reconcile that, but if you want to, you can like posit it as being a fatty acid. I don't think that it works that way, but this is the best like management of content I have found for this. Like, still, we'll move forward with it, not spend our time in mundane definitions. Okay, steroid क्या होता है? एक steroid is a 4 carbon structure, जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर OH मौजूद नहीं होता। क्योंकि इसके अंदर OH मौजूद नहीं होता, इसको स्टीरॉइड कहते हैं। जैसे ही आप OH डाल देते हो इसके ऊपर, ये एक स्टीरोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और बॉडी के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट स्टीरोल है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टीरोल है वो है कोलेस्टेरॉल। अब कोलेस्टेरॉल जो है वो आपने हमेशा डालना है रिंग रिंग नंबर 1 की कार्बन नंबर 3 के ऊपर, हमेशा वहां के ऊपर डालना है। जैसे ही कोलेस्टेरॉल के ऊपर आपने OH लगा दिया, तो वो एस्टेरिफाइड कोलेस्टेरॉल होता है, और अगर आपने उसके ऊपर OH ना लगाया तो वो न्यूट्रल कोलेस्टेरॉल होता है। एंड न्यूट्रल कोलेस्टेरॉल इज समथिंग व्हिच डजंट हैव OH मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है कि न्यूट्रल कोलेस्टेरॉल इज अ टाइप ऑफ स्टीरॉयड, और न्यूट्रल कोलेस्टेरॉल इज अ टाइप ऑफ स्टीरॉयल। तो न्यूट्रल कोलेस्टेरॉल इजंट अ लिपिड, जब आप उसके अंदर OH लगा देते हो तब वो लिपिड बन जाता है। इसीलिए न्यूट्रल कोलेस्टेरॉल जो है वो एक क्या कहते हैं उसको, एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, जो कि बॉडी के अंदर नहीं रह सकता और डेंजरस है बॉडी के अंदर। लेकिन एस्टेरिफाइड कोलेस्टेरॉल, जो कि उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है, जब हम OH लगा देते हैं एट कार्बन नंबर 3 ऑफ द फर्स्ट चेन, जब हम OH लगा देते हैं तब वो एक ऐसा मॉलिक्यूल बन जाता है जो कि बॉडी के अंदर स्टोर किया जा सकता है और इंटरकन्वर्टेबल होता है इनटू डिफरेंट थिंग्स। क्लिनिकल रेलेवेंस, अब इसके नॉर्मल सीरम लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमें आने चाहिए। नॉर्मल इज 22 milligrams per deciliter. Desirable for non-cardiac disease patients is 200 milligrams per deciliter, और cardiac patients के लिए और भी कम कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, that is 150 milligrams per deciliter. Patients most likely to develop gallstones. अब कोलेस्ट्रॉल जब गॉल ब्लैडर के अंदर ज्यादा रहता है, because gallbladder has bile pigments and bile pigments are made up of
कोलेस्टेरॉल तो वो क्रिस्टलाइज हो सकता है, और क्रिस्टलाइजेशन विल लीड टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ पेशेंट्स जो कि मोस्ट लाइकली हैं टू डेवलप गॉल स्टोन्स। दे आर, मतलब ये इसका निमोनिक है 4 Fs। अगर फीमेल है, फर्टाइल है, क्लोज टू 40 है, और फैट है, तो दे आर मोर लाइकली टू डेवलप गॉल स्टोन्स इन देयर गॉल ब्लैडर। और इसकी सारी इन चारों चीज़ों की जो है वो पॉइंट एक ही चीज़ करते हैं, दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर कोलेस्टेरॉल इनसाइड द बॉडी। आई होप आई हैव मेड सेंस अप टिल नाउ, क्योंकि अब वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स कंपाउंड लिपिड्स, और हम उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। If anyone has any question, they can ask me right now and unmute themselves, क्योंकि अब this is थोड़ी सी complex classification and like the most important thing इस chapter के अंदर से अगर ये समझ आ गई तो फिर ये सारा chapter easy है बाकी। If anyone has any question, please unmute yourself and ask it. Okay, seeing that there are none, I will move forward or I'll go towards classification of compound lipids. अब लिपिड्स की ओरिजिनल डेफिनेशन के ऊपर वापस जाएंगे। लिपिड्स आर अल्कोहल्स और फैटी एसिड्स, और एक और चीज इसके साथ अटैच होती है। अब ये एक और चीज क्या है? ये एक और चीज 3 तरह की हो सकती हैं। या तो ग्लाइको अटैच हो सकता है, या फॉस्फेट का कोई मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है, या सल्फेट का कोई मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है। जैसी एक्स्ट्रा चीज हमारे पास अटैच होती है, दिस लीड्स टूवर्ड्स अ डाइवर्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड अ डाइवर्सिटी ऑफ लिपिड्स, जो कि हमारी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा हमें हेल्प करती हैं इन डूइंग डिफरेंट स्टफ। सबसे पहली चीज होती है ग्लाइकोलिपिड्स। सो इफ लाइक यू अटैच a carbohydrate molecule to a lipid, to a original lipid molecule that is an alcohol और fatty acid के साथ अगर आप एक कार्बोहाइड्रेट भी अटैच कर दें तो ग्लाइकोलिपिड बन जाता है। ग्लाइकोलिपिड हमने पहले उसके अंदर भी पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में भी। और ग्लाइकोलिपिड्स की एक ही पहचान है, मतलब ये काफी ज्यादा पॉपुलर मॉलिक्यूल्स हैं। ये सेल की रिकग्निशन के अंदर हेल्प करते हैं। एक दूसरे को सेल से एक दूसरे सेल्स को इस साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन जो दूसरी चीज है दैट इज ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं न्यूट्रल ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स और एसिडिक ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। अब ये स्फिंगो क्या है? ये स्फिंगो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर कि अल्कोहल्स जो इस बॉडी के अल्कोहल्स जो होते हैं। किसी का माइक अनम्यूटेड है? ओके। हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर जो अल्कोहल्स होते हैं मौजूद लिपिड्स के अंदर, ये अल्कोहल्स 2 तरह के हो सकते हैं, या तो ग्लाइसरॉल हो सकता है या स्फिंगोसीन हो सकता है। तो ये हम लोग बात करें जो लिपिड्स के अंदर अल्कोहल होता है, वो अल्कोहल ग्लाइसरॉल से चेंज होकर स्फिंगोसीन के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन अराइज होगी, और वो है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स की। ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा भाई इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स। ये मैं इन डिटेल्स आफ्टरवर्ड्स एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन सेकेंडली, फॉस्फोलिपिड्स, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर इसके साथ फॉस्फेट का कोई ग्रुप अटैच हो जाए एक्स्ट्रा, तो फिर वो इन चीजों को अराइज कर देगा। और इसकी भी 2 क्लासिफिकेशंस हैं, और वो क्लासिफिकेशंस इसी पैरामीटर के ऊपर बेस्ड है। एक होंगे ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। अब आई नो कि ये इस टाइम के ऊपर अंडरस्टैंड करना मुश्किल है कि ये लोग क्या हैं और इनका क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो उसी के लिए आई हैव अ डेफिनेशन फॉर इट। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग फॉस्फोलिपिड्स को एक्सप्लेन कर लें तो आई कैन मूव फॉरवर्ड इनटू एक्सप्लेनिंग ग्लाइकोलिपिड्स बेटर टू। सो वील मूव टुवर्ड्स फॉस्फोलिपिड्स फर्स्ट, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे वी गाइज आर मोर फेमिलियर। ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं एक, और एक होते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स। अब ग्लाइसेरो फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइसरोल होगा इसके अंदर। अच्छा, पहली चीज है ग्लाइसरोल होगा, ग्लाइसेरो फॉस्फोलिपिड इसके नाम के अंदर था। दूसरी चीज है लिपिड्स होंगे। लिपिड्स हैं तो ऑफ कोर्स फैटी एसिड होगा और अल्कोहल होगा, तो ये लिपिड्स आ गए। तीसरी चीज है फॉस्फो। फॉस्फो है तो ए फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच होगा। जब तक ये फॉस्फेट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा तब तक हम इसको एक कंपाउंड लिपिड नहीं बोल सकते। हम इसको कंपाउंड लिपिड बोल ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज अटैच्ड है, दैट इज नॉन लिपिड टू इट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिंपल लेकेथिन का मॉलिक्यूल है, और उस लेकेथिन के मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल है यहाँ पर, उसके साथ 2 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं। ये एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल अटैच है, और ये एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल अटैच है। और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच है और एक नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं, ये ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन करती हैं। अब हम लोगों ने जो इनिशियल चीज पढ़ी है वो ये है कि हम लोगों ने ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल्स पढ़ लिए हैं जो कि सिंपल लिपिड्स होते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल सिंपल लिपिड होता है, एक ग्लाइसरॉल हो
उसके साथ फैटी एसिड हो, तो ये ट्राइसैलिग्लिसरॉल हो जाता है। लेकिन हमारी सेल मेम्ब्रेन ट्राइसैलिग्लिसरॉल से नहीं बनी हुई, हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है फॉस्फोलिपिड से। तो ये फॉस्फोलिपिड क्या होता है, उसके साथ फॉस्फेट अटैच होता है, और फॉस्फेट के साथ हमेशा एक नाइट्रोजनस बेस का मॉलिक्यूल अटैच होता है, जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे भी। जैसे कि हम देखते हैं कि ये एक सिंपल ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल TAG का मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे ही आप इसके अंदर एक फैटी एसिड को रिप्लेस कर देते हैं, मैं कहूँ मैं ग्लाइसरॉल के अंदर से ये वाला फैटी एसिड निकाल लूंगा और उसके अंदर एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा, तो वो फॉस्फेटिडिक एसिड बन जाता है। एक फैटी एसिड के रिप्लेसमेंट से इट कन्वर्ट्स इनटू अ फॉस्फेटिडिक एसिड मॉलिक्यूल। This phosphatidic acid molecule can then be used as a base molecule through which other glycerophospholipids can be derived from. Okay, what is that base? हम लोगों ने base molecule define कर लिया. Remember this base molecule because we'll be deriving other stuff from it. So what is lecithin? Lecithin is a very popular molecule and the most like popular phospholipid. Lecithin जो है phosphatidic acid का derivative है, that is to say कि यही literally it is like this thing but it has a nitrogenous base attached to it. So अगर आप ये molecule like take this example of that molecule, same fatty acid chains, glycerol, a phosphate molecule and attach a choline to it. What is choline? Choline is a nitrogenous base. हमने choline और कहाँ पे पढ़ा है? We have studied it in acetylcholine that is used as a neurotransmitter, used to transfer messages to other neurons. That is all that is for lecithin. If we understand this structure, that is it for lecithin. अब lecithin के clinical significance क्या है कि ये एक surfactant molecule है, जिसका मतलब है कि सरफेस टेंशन रिड्यूस करता है। अगर कोई अंडर डेवलप्ड चाइल्ड बॉर्न हो जाता है तो उनका मोस्ट लाइकली चांस होता है कि उनके लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि पहले लंग्स के अंदर जो है एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है एंड द बेबी इजंट ब्रीदिंग इनसाइड द वूम्ब, और that is why you immediately need the lungs to produce surfactant so that this whole surface tension can be broken down और lungs एकदम allow करें the external air to come inside. That is what is important और lecithin की clinical significance भी यही है. Moving forward, cephalins क्या होते हैं? अगर आप इस choline को replace कर दें with any of these four molecules, that is to say ethanolamine, serine, inositol और threonine, अगर इनमें से किसी भी फोर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिन को रिप्लेस कर दिया जाए तो दैट मेक्स इट अ सेफालिन मॉलिक्यूल. That is it for cephalin. Moving forward to plasmalogen. अब plasmalogen के अंदर what happens is कि you have to take this base molecule again, लेकिन you won't be changing the nitrogenous base this time. You would keep the nitrogenous base intact and you will change the fatty acids molecules. So I think this is like also a deviation from the original definition of what a lipid is, क्योंकि you are changing like the fundamental मॉलिक्यूल विच मेक्स अप अ लिपिड. तो आप फैटी एसिड को अगर रिप्लेस कर दो विनाइल ईथर के साथ तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू अ प्लाज्मेलोजन मॉलिक्यूल. I hope this is understandable because we'll be moving forward towards sphingophospholipid. और sphingosine is like the most interesting molecule जो कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. What is sphingosine? अच्छा, अब दिस लुक्स ओवरवेलमिंग एट फर्स्ट क्योंकि वी डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. सो हम लोगों को बिल्कुल लाइक बेसिक से स्टार्ट करना है. फॉरगेट एवरीथिंग ओवर आई हैव रिटन ओवर हियर एंड जस्ट फोकस ऑन दिस. व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखो, एक एक अमाइनो मॉलिक्यूल, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल और एक हाइड्रोफोबिक चेन, मतलब अ नॉर्मल हाइड्रोकार्बन चेन, three things make up a sphingosine molecule. So what is sphingosine? Sphingosine is an amino alcohol जिसके अंदर एक अमाइनो का ग्रुप होगा. अमाइनो अल्कोहल है तो अल्कोहल का ग्रुप भी होगा और बीच के अंदर एक हाइड्रोकार्बन चेन होगी. हाइड्रोकार्बन चेन होगी, हाइड्रोफोबिक चेन होगी, उसको हम स्फिंगोसीन कह देंगे. और दिस हाइड्रोफोबिक चेन विल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ. हेलो. 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 आ रही है आवाज यार।
We can we can hear you now. Your voice is coming. Hello, am I audible? Yes, you are. Okay. I hope the screen is visible. ठीक है. ओके. अच्छा. वेयर वाज आई वाज ऑन फैटी एसिड. अब स्फिंगोसीन का मॉलिक्यूल हम लोगों ने बना लिया है, और वो बनता ही तब है जब ग्लाइसरॉल के साथ आपने उसकी रिप्लेसमेंट करवाई है. और ग्लाइसरॉल हमने पढ़ लिया कि एक ट्राई हाइड्रो अल्कोहल है. उसके साथ अगर आप एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल जोड़ दें, एक स्फिंगोसीन के साथ फैटी एसिड का मॉलिक्यूल जोड़ दें जो कि 22 to 26 कार्बन की चेन का हो, तो उसको हम एक सेरामाइड शुगर कह देते हैं. और एक सेरामाइड शुगर क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होता है बिटवीन स्फिंगोसिन और फैटी एसिड. अगर स्फिंगोसिन और फैटी एसिड का कॉम्प्लेक्स बना दें, दैट मेक्स इट अ सेरामाइड शुगर. अगर आप एक सेरामाइड शुगर के साथ हेक्सोस जोड़ दें, मतलब कोई शुगर का मॉलिक्यूल जोड़ दें, तो दैट मेक्स इट अ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड. दैट इज एसेंशियली व्हाट अ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड इज, क्योंकि इसके अंदर आपने ये भी जोड़े ग्लाइको, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स के हेक्सोसिस भी जोड़े, स्फिंगोसिन का मॉलिक्यूल भी जोड़े, और ये एक लिपिड भी है. इसका मतलब अल्कोहल और फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट है. दैट इज एसेंशियली व्हाट अ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड मॉलिक्यूल इज. टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ये इसका एक लीनियर स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर. और वो लीनियर स्ट्रक्चर ये है कि फैटी एसिड का मॉलिक्यूल हमेशा अटैच होता है टू द अमाइनो पार्ट ऑफ इट. अमाइनो पार्ट के बाद एक हाइड्रोफोबिक चेन आती है, उसके बाद एक OH का मॉलिक्यूल आता है, और उसके बाद शुगर्स अटैच होती हैं. तो OH amino group, a hydrophobic chain and an OH molecule will make it sphingosine. स्फिंगोसीन के साथ अगर हम फैटी एसिड को अटैच कर दें, दैट मेक्स इट अ सेरामाइड. और अगर सेरामाइड के साथ शुगर्स अटैच कर दें, दैट मेक्स इट अ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड. अब ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स की दो टाइप्स हो सकती हैं, और वो दो टाइप्स ये हैं कि अगर आप शुगर्स के अंदर फॉस्फोकोलिन शुगर ऐड कर दो या फॉस्फोइथानोलामीन शुगर ऐड कर दो, तो ये दो इसकी जो है हमें टाइप्स हैं जो याद करनी हैं. लेकिन हाउ डू आई कनेक्ट इट बैक टू इनिशियली हाउ डू आई कनेक्ट इट बैक टू व्हाट आई टोल्ड एट फर्स्ट, दैट इज कि मैं इनको ग्लाइकोलिपिड्स के साथ कैसे कनेक्ट करता हूँ, एंड हाउ डज इट हेल्प अस इन दैट. आई थिंक कि अगर आपको स्फिंगोसीन का स्ट्रक्चर समझ आ जाए, देन इट इज मोर easier for you to understand what a cerebroside is and what a ganglioside is. Moving forward to that initial classification which I conjectured, ये ग्लाइकोलिपिड्स की क्लासिफिकेशन मैंने कहा था. ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स के अंदर दो तरह के होते हैं. एक होता है न्यूट्रल ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, और एक होते हैं एसिडिक ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स. एसिडिक ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स आर गैंग्लियोसाइड्स एंड न्यूट्रल ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स आर सेरिब्रोसाइड्स. Ab, having understood the entire structure, we can like posit what a neutral glycosphingolipid and an acidic glycosphingolipid is, क्योंकि we know what a sphingolipid is. Notice कि एक न्यूट्रल ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड क्या होता है. अगर एक शुगर यूनिट हो, तो हम लोग उसको एक सेरिब्रोसाइड कह देंगे. और एक सेरिब्रोसाइड क्या होता है? एक न्यूट्रल ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड. तो कमिंग बैक टू दिस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, अगर आप इसी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है वन और मोर हेक्सोज के शुगर्स, अगर एक हेक्सोज का शुगर हो, सिर्फ वन, एक हेक्सोज का शुगर हो, बाकी सारा स्ट्रक्चर यही रहे, तो दैट बाकी सारा स्ट्रक्चर यही रहे, तो दैट विल मेक इट अ सेरिब्रोसाइड. और सेरिब्रोसाइड जो होते हैं उनके डिफरेंट फंक्शन है बॉडी के अंदर, विच यू गाइस कैन गो एंड सर्च, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. नॉट देयर टाइप्स आर इंपॉर्टेंट, जस्ट देयर नेम इज इंपॉर्टेंट कि ये एक फैटी एसिड की टाइप है. लेकिन दूसरे जो जो मोर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं गैंग्लियोसाइड्स. और गैंग्लियोसाइड्स होते हैं कि आप इसके साथ और मॉलिक्यूल्स अटैच करते हो, मतलब ये बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन शुगर्स यहाँ पर डिफरेंट हैं गैंग्लियोसाइड के अंदर. तो गैंग्लियोसाइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या है. गैंग्लियोसाइड का स्ट्रक्चर यही है कि सेरामाइड है, जो कि मैंने बता दिया पहले कि सेरामाइड ये होती है शुगर. ये सारा जो ब्लू बॉक्स है वो सेरामाइड है. तो सेरामाइड प्रेजेंट है.
उसके साथ आप एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच करते हो, उसके साथ गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल अटैच करते हो, उसके साथ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का मॉलिक्यूल अटैच करते हो, और उसके साथ एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड का मॉलिक्यूल अटैच करते हो। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, वट यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब याद नहीं करना स्ट्रक्चर, वट यू ओनली नीड टू नो इज के न्यूरामिनिक एसिड जो है वो एक सियालिक एसिड की टाइप है। दैट इज इट, दैट इज ऑल यू नीड टू नो। और ये स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू नो कि ये एक टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड है, जो कि एसिडिक ग्लाइकोलिपिड की टाइप है। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है बॉडी के अंदर? अब मतलब बॉडी के अंदर इसका क्या फंक्शन है? गैंग्लियोसाइड जो है 6% ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड्स बनाते हैं ग्रे मैटर के अंदर। तो ग्रे मैटर जिसके अंदर सेल की बॉडीज मौजूद होती हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, उसका जो सारा लिपिड वाला स्ट्रक्चर है वो गैंग्लियोसाइड्स बना रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि गैंग्लियोसाइड्स की और क्या चीज़ है कि इसकी एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है GM1 प्रोटीन्स। अब होता ये है कि ये सेल सरफेस रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो मतलब ये पहली बात तो आपके लिपिड्स ही बना रहे हैं उसके ग्रे मैटर के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ ये सेल सरफेस रिसेप्टर्स भी ये होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि GM1 के अंदर होता ये है कि एक कोलेरा का जो टॉक्सिन होता है, अगर वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, तो इनकी एग्जिस्टेंस की वजह से ही कोलेरा का मॉलिक्यूल आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है। ये वहां पर मौजूद होते हैं, ये इस तरह इनका रिसेप्टर वहां पर बना हुआ मौजूद होता है। कुलारा का मॉलिक्यूल इसको आइडेंटिफाई करता है GM1 प्रोटीन को, और उसी के बाद वो बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। तो ये आपकी बॉडी का मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि कुलारा का मॉलिक्यूल इसी रिसेप्टर को जो आइडेंटिफाई करके बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। एंड दिस इज लाइक अ सिंपल डायग्राम ऑफ दैट कुलारा टॉक्सिन एंटरिंग द बॉडी थ्रू दैट GM1 protein. This is it for this lecture. If you guys understand this, I think this is the perfect base for studying lipids further. If anyone has any questions, they can ask me. If you want me to repeat something, I can do that too. Otherwise, thank you for attending this lecture. That is it for me. I'll open the chat ताकि if anyone has any question तो वो वहाँ पे पूछ लें. Okay, the chat is open for anyone who is shy. तो वहाँ पर question लिख के दे दें if there is. This meeting will end in 1 minute, so I'll let it exhaust. जिसने leave करना, they can leave. That was it from the lecture. Thank you. Repeat over steroid and sterol. Okay. Steroid और sterols, ठीक है, they can be like they can get confusing. मैंने बस ये कहा था कि जो कोलेस्टेरॉल है that is the most important sterol in the body. अब what are sterols या steroid होता क्या है? It's just a four ringed carbon structure, ठीक है ना? फोर रिंग्ड कार्बन स्ट्रक्चर है। अब उसके अगर रिंग नंबर 1 के ऊपर, रिंग नंबर 1 कार्बन नंबर 3 के ऊपर इफ यू पुट एन OH molecule, it converts it into a sterol. If you remove that molecule, it will convert it into a steroid. I said that cholesterol is a type of sterol, but it also has a steroid form of it, or that steroid form is harmful for the body. यहाँ पर लिखा भी हुआ steroid form is harmful for the body, or that cholesterol which is the steroid form of cholesterol, उसको न्यूट्रल कोलेस्टेरॉल भी कहते हैं। अगर आप उसके कार्बन नंबर 3 रिंग नंबर 1 के ऊपर OH का मॉलिक्यूल लगा दें, तो वो एक एस्टेरिफाइड कोलेस्टेरॉल बन जाएगी जो कि इंटर कन्वर्टेबल है